तो दोस्तों आज हो गया 30 मार्च 2023। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो खबर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सहारा समूह में जिन निवेशकों ने अपनी गाड़ी कमाई लगाई थी उनके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को उनका पैसा 9 माह में लौटाया जाएगा। सरकार का यह बयान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 300 केस सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा इस साल का सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 806 हो गई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर लगभग 14% हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बुधवार को देश के सभी राजनीतिक दलों से अगले साल होने वाले आम चुनाव में एकजुट होकर भाजपा से लड़ने की अपील की है। ममता बनर्जी ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्मों के लोगों को भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराने के वास्ते एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2024 के संसदीय चुनाव में देश के नागरिकों और भाजपा के बीच की लड़ाई होगी। जन स्वराज के प्रमुख और पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी के सांसदी जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के हक में नहीं है। नियम अपनी जगह पर है। बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोर्ट ने अपनी समझ से जो फैसला देना था वो दिया, लेकिन जो सरकार में है उन्हें राहुल गांधी को इतना समय जरूर देना चाहिए था कि वो ऊपर की कोर्ट में अपील कर पाते। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बेहद अहम टिप्पणियां की है। कोर्ट ने महाराष्ट्र समेत उन राज्यों की सरकारों पर कड़ा रुख अपनाया है जहां हेट स्पीच के मामलों में कोई रोक नहीं लग सकी है। आपको बता दें कि जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने ऐसी राज्य सरकारों को नपुंसक करार दिया। बेंच ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राज्य में हेट स्पीच की घटनाओं के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 10 मई को एक फेज में सभी 224 सीटों पर मतदान होंगे और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस हमलावर है और 40% कमीशन समेत कई तरह के आरोपों से लगातार घेर रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि एक बार फिर से भगवा दल ही सरकार बनाने जा रहा है। राज्य में तीसरे दल के रूप में जेडीएस भी है। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे करवाया है, जिसमें कांग्रेस की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। कांग्रेस को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है और पार्टी दूसरे नंबर पर और जेडीएस तीसरे नंबर पर रह सकती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा है कि जब से भाजपा सरकार बनी है प्रदेश में किसानों को लगातार अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें धोखे पर धोखे दिया जा रहा है। ओलावृष्टि और असमय बरसात से किसानों की फसलों को भारी क्षति हुई है, लेकिन किसानों को राहत देने से भाजपा सरकार लगातार मुंह चुराती नजर आई है। कर्ज, महंगाई और उपेक्षा से परेशान कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जो बात है ये उसका उल्लंघन है। दरअसल एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान यूपी सरकार के रामनवमी मनाने के लिए राज्य के हर जिले को फंड देने के फैसले के बाद आया है। उन्होंने इस फैसले पर खास ऐतराज जताते हुए बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि टैक्स के रुपयों का इस्तेमाल किसी खास धर्म के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बुधवार को हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार दक्षिण भारतीय राज्य में एक ही चरण में 10 मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं 13 मई को मतगणना होगी। राज्य की 224 विधानसभा सीटों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल सेकुलर दावेदारी पेश कर रही है। संभावनाएं जताई जा रही है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी गई है। उन्हें एक मामले में सजा के बाद सदस्यता चली गई थी, लेकिन हाई कोर्ट से सजा पर रोक के बाद उनकी सांसदी वापस मिल गई है। हाई कोर्ट से सजा पर रोक के बाद भी मोहम्मद फैजल को सांसदी बहाल होने का इंतजार था और इस संबंध में कोई फैसला ना होता देख उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही उनकी सांसदी को बहाल कर दिया गया है।
पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई की आस एक बार फिर जगी है। सिद्धू 34 साल पुराने रोड रेज मामले में पटियाला सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। सिद्धू की रिहाई 9 से 13 अप्रैल के बीच होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि बैसाखी लिस्ट में शामिल अन्य कैदियों की रिहाई में सिद्धू का नाम भी शामिल किया जा रहा है। दरअसल पंजाब सरकार ने कैदियों की रिहाई के लिए कमेटी बनाई हुई है। कमेटी ही इस बारे में अपनी सिफारिशें देंगी। दिल्ली में कोरोना की डराने वाली स्पीड देखने को मिल रही है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 214 नए मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट में तेज उछाल दर्ज किया गया है। यह 11.88% पर जा पहुंची है। हालांकि राहत की बात यह है कि राष्ट्रीय राजधानी में बीते 24 घंटों में कोरोना से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को माफी वीर जैसे शब्दों से नवाजे जाने का उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने विरोध किया है। यही नहीं, इस विरोध के चलते ही सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस की बुलाई गई विपक्ष की मीटिंग में भी उद्धव ठाकरे का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। अब इस मामले में कांग्रेस और शिवसेना के बीच शरद पवार ने दखल दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर मीटिंग में पहुंचे शरद पवार ने कांग्रेस को इस दौरान समझाया कि वो सावरकर के मुद्दे पर ज्यादा ना बोले। विपक्षी नेताओं ने बताया कि शरद पवार के कहने पर कांग्रेस ने भी सावरकर पर ज्यादा ना बोलने की बात कही है। उमेश पाल के अपहरण मामले में 17 साल बाद आए कोर्ट के फैसले के एक फैसले ने अतीक का 40 साल पुराना आतंक का राज खत्म कर दिया है। मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, तो वहीं अतीक के भाई अशरफ समेत 7 लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद अशरफ को कुछ देर बाद ही प्रयागराज की वज्र वैन से वापस बरेली के लिए रवाना कर दिया गया। मंगलवार की देर शाम भारी पुलिस बल के साथ माफिया अतीक अहमद को भी पुलिस की वज्र वैन से साबरमती जेल के लिए रवाना किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कानपुर में लोगों को संविधान रक्षा का संकल्प दिलाया। इस दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वर्ष 2024 का चुनाव देश और संविधान बचाने का अंतिम चुनाव है। मनीष कश्यप को रिमांड पर ले जाएगी तमिलनाडु पुलिस। पटना की स्पेशल कोर्ट ने दी मंजूरी। जी आपको बता दें कि सिविल कोर्ट के आर्थिक अपराध इकाई के विशेष कोर्ट ने मंगलवार को फर्जी वीडियो मामले में मनीष कश्यप को तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में 31 मार्च को पेश करने की अनुमति दी है। मदुरई कोर्ट ने 2 आपराधिक मामलों में मनीष कश्यप को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कर बेऊर जेल प्रशासन को भेजा था। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के मामले में सपा चीफ अखिलेश यादव और इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल एक वकील की याचिका पर बनारस की कोर्ट ने दोनों नेताओं को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। याचिका में मांग की गई है कि दोनों नेताओं के खिलाफ 2 समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने के आरोप के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया है। गडकरी ने साफ साफ कहा है कि अगर लोगों को उनका काम पसंद आए तो वोट दे, नहीं तो मत दे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजनीति पैसा कमाने का धंधा नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति का अर्थ सामाजिक कार्य, राष्ट्रीय मुद्दों को हल करना और विकास से जुड़े कार्य करना भी है।